नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। आज़ादी से लेकर अब तक भारत के कुल 14 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो उनके नाम, कार्यकाल और उनके कार्यकाल के प्रमुख उपलब्धियों के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहले प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तो ब्रिटेन ने भारत को सत्ता सौंपी, तो कांग्रेस को भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना था। क्योंकि कांग्रेस उस समय सबसे अधिक राजनीतिक प्रभाव वाली पार्टी थी, तो प्रधानमंत्री का चुनाव भी कांग्रेस को ही करना था। उस समय तक देश में कांग्रेस की कुल 15 कमेटियां हुआ करती थी, तो उन कमेटियों से सुझाव लिए गए कि किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। 15 में से 13 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम का सुझाव दिया, 2 ने आचार्य जे बी कृपलानी के नाम का सुझाव दिया और 1 ने पट्टाभी सीतारमैया के नाम का सुझाव दिया। परंतु गांधी जी के कहने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया ने अपना नाम वापस ले लिया और नेहरू को निर्विरोध प्रधानमंत्री बना दिया गया। इस तरह ये भारत के पहले मनोनीत प्रधानमंत्री हुए हैं, जो कि 15 अगस्त 1947 से 1952 तक रहे हैं। 1952 में देश के आम चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस सत्ता में आती है और नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। इस तरह ये देश के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री भी हैं। ये भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं। 1948 में इन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद का भारत में विलय करवाया और 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा से पुर्तगालियों को भगाया। 1952 में इन्होंने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। 1955 में इनको भारत रत्न सम्मान मिला और 1955 में इन्होंने चाइना जाकर चाइना की सरकार के साथ पंचशील समझौता किया और उसी समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी इन्होंने दिया था। परंतु 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण होता है और भारत की उसमें हार होती है। पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता भी 1960 में नेहरू जी ने किया, जो कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। यह समझौता सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर था। इन्होंने यूगोस्लाविया के राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष सुकर्णो, गाना के राष्ट्राध्यक्ष वामे एनक्रुमा के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की बेलग्रेड में 1961 में। उसके साथ ही इनका कार्यकाल समाप्त होता है। इनकी समाधि स्थल शांतिवन और जन्म दिवस है 14 नवंबर, जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात गुलजारी लाल नंदा ने 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। ये देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला। इनके कार्यकाल में 1965 में भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ। दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध भारत ने जीता। भारतीय सेना पाकिस्तान के बड़े शहर लाहौर तक पहुंच गई थी और लाहौर शहर को भारतीय सेना ने घेर लिया था। इससे दबाव में आकर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल अयूब खान ने भारत के साथ संधि की पेशकश की। यह संधि सोवियत संघ रूस के मध्यस्थता में ताशकंद शहर में हुई थी। ताशकंद उस समय सोवियत संघ के रूस में था और आज उज्बेकिस्तान में है। कई दिनों की वार्ता के बाद 10 जनवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की सहमति बन जाती है और भारत पाकिस्तान के जीते हुए क्षेत्र वापस लौटाने पर सहमत हो जाता है। वहीं ताशकंद में 10 और 11 जनवरी की रात को शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। शास्त्री जी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई है। इनका समाधि स्थल विजय घाट है और 1966 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न सम्मान दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहे। गुलजारी लाल नंदा देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी थे और एकमात्र व्यक्ति जो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं वो गुलजारी लाल नंदा ही हैं। 1997 में इनको भारत रत्न सम्मान दिया गया और 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका समाधि स्थल है नारायण घाट।
चौथे प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई, जो कि 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं और 1969 से पहले ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। 1952 में ये बम्बई प्रोविंस के मुख्यमंत्री बनते हैं। बम्बई प्रोविंस 1960 से पहले महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का संयुक्त नाम हुआ करता था। 1960 के बाद बम्बई प्रोविंस का विभाजन हो गया और गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में 2 नए राज्यों का निर्माण हुआ था। 1956 में मोरारजी भारत सरकार में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनते हैं। 1958 में ये केंद्रीय वित्त मंत्री बने। 1963 में इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तब ये कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य होने के कारण प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, परंतु उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज की इच्छा पर लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। फिर 1966 में जब शास्त्री जी की मृत्यु होती है तब भी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहते हैं, परंतु फिर कामराजन ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद देने का फैसला किया। उस समय मोरारजी देसाई ने पार्टी के अंदर चुनाव करवाने का सुझाव दिया था। चुनाव हुए भी और इंदिरा गांधी उस चुनाव में जीत जाती है और फिर प्रधानमंत्री बनती है। इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार में मोरारजी भाई देसाई को उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बनाया था, परंतु 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब इंदिरा गांधी ने अपने वित्त मंत्री यानी मोरारजी भाई देसाई से पूछे बिना बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इससे नाराज होकर मोरारजी भाई देसाई ने वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया और फिर 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया और इंदिरा गांधी ने नई संगठन कांग्रेस आई के नाम से बनाया और पुरानी कांग्रेस कांग्रेस ओ के नाम से संचालित होती रही। मोरारजी देसाई 1975 में जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और 1975 से 1977 के आपातकाल के दौर में ये जेल में बिताते हैं। आपातकाल के बाद जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया था और 1977 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी सरकार गिर गई थी और नई सरकार बनती है जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन की। गठबंधन सरकार में 3 प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम और मोरारजी भाई देसाई, परंतु जयप्रकाश नारायण के कहने पर मोरारजी भाई देसाई को प्रधानमंत्री का पद दिया गया और ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। 1979 में सहयोगी दलों के समर्थन वापस लेने से इनकी सरकार गिर गई थी और चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई थी। मोरारजी भाई देसाई सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे। ये जब प्रधानमंत्री बने इनकी आयु 81 वर्ष थी और इन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया था, जो कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किए गए 42वें संविधान संशोधन के कुछ नियमों अधिनियमों को हटाने के लिए था मुख्यतः। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न मिला हुआ है 1991 में और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया है 1990 में। इनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को होती है और इनका समाधि स्थल है अभय घाट। 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह, जो कि कांग्रेस के समर्थन से बनते हैं, परंतु कुछ ही महीने रहते हैं और इनकी सरकार कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से गिर जाती है। ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। ये जब तक प्रधानमंत्री रहे तब तक लोकसभा का एक भी सत्र नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने लोकसभा का एक भी दिन सामना नहीं किया था। इनका जन्म दिवस 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और समाधि स्थल है इनका किसान घाट। 1980 में चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरने के बाद वापस चुनाव होते हैं और कांग्रेस भारी बहुमत से वापस सत्ता में आती है और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं, जो कि 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री रहती है। इस कार्यकाल में उन्होंने पंजाब में हरमिंदर साहिब, जो कि अमृतसर में है, उसमें खालिस्तानी उग्रवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन चलाया था, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर में
भारतीय सेना की परमानेंट नियुक्ति के लिए इन्होंने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था और 31 अक्टूबर 1984 को इनके प्रधानमंत्री आवास पर हत्या कर दी गई थी। इनका समाधि स्थल है शक्ति स्थल। 7वें प्रधानमंत्री है राजीव गांधी, जो कि 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहते। यह सबसे युवा प्रधानमंत्री है। जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं इनकी आयु 40 वर्ष थी। इन्होंने वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी और ये किया था 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में किया था। इन्होंने 1989 में 61वां संविधान संशोधन करके वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी थी। 1986 में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE की घोषणा करते हैं और जवाहर नवोदय स्कूलों की स्थापना भी उसी समय करते हैं। इनको भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक माना जाता है और श्रीलंका में LTTE नामक उग्रवादी संगठन के विरुद्ध इन्होंने ऑपरेशन पवन शुरू किया था और 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेराम्बदूर में चुनाव प्रचार के दौरान इनकी हत्या हो गई थी। इनका समाधि स्थल है वीरभूमि और 1991 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न सम्मान दिया गया। अगले प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको आमतौर पर VP सिंह कहा जाता है। ये 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहते हैं। ये राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहे थे, परंतु राजीव गांधी सरकार पर जब बोफोर्स तोप घोटाले का आरोप लगा तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी नई पार्टी जनता दल की स्थापना की और गठबंधन करके चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने श्रीलंका में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन पवन को बंद कर दिया और मंडल आयोग की सिफारिश पर OBC आरक्षण को लागू किया था। मंडल आयोग की स्थापना जनता पार्टी की सरकार ने 1979 में की थी। फिर सहयोगी दलों के समर्थन वापस लेने से VP सिंह की सरकार गिर जाती है तो चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाते हैं, परंतु यह भी कुछ महीनों में गिर जाती है और 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहते हैं। यह समाजवादी जनता पार्टी से थे। फिर वापस चुनाव होते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है और PV नरसिम्हा राव, जो कि उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री बने। उस समय भारत बहुत बड़े आर्थिक संकट में था, तो इन्होंने भारतीय बाजारों को दुनिया के लिए खोल दिया और इस नीति को आर्थिक उदारीकरण कहा गया। इसलिए इनको आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है और आधुनिक राजनीति के चाणक्य भी इनको कहा जाता है। इनकी सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और आर्थिक उदारीकरण का मॉडल मनमोहन सिंह का ही था। फिर अगले प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहते हैं। यह सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री है, जो कि 13 दिन सरकार चला पाते हैं। फिर HD देवगौड़ा सरकार बनाते हैं और 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। ये राज्यसभा से प्रधानमंत्री निर्वाचित होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और JDS पार्टी से ये संबंध रखते हैं। फिर अगले प्रधानमंत्री बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल, जो कि 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहते हैं। सहयोगी दलों के समर्थन वापस लेने से HD देवगौड़ा की सरकार गिर जाती है, तो इंद्र कुमार गुजराल कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बनाते हैं और ये राज्यसभा के सदस्य थे, तो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले ये तीसरे व्यक्ति हैं। अगले हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 19 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर 1999 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब इन्होंने 22 सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और एक गठबंधन बनाया जिनका नाम था NDA, राष्ट्रीय जनलोकतांत्रिक गठबंधन। और फिर 19 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री थे,
तब इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था और ये संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे। जब ये भारत के प्रधानमंत्री थे तब भी इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था और ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया। इन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण करवाया। परमाणु परीक्षण करने के कारण अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, परंतु रूस और फ्रांस और कई खाड़ी और अरब देश भारत के समर्थन में थे। इससे इन प्रतिबंधों का कोई खास असर नहीं हुआ। इन्होंने 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया। 2015 में इनको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ और इनका जन्म दिवस 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका समाधि स्थल है स्मृति स्थल। अगले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 22 मई 2004 से 17 मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये पहले सिख प्रधानमंत्री हैं और असम से राज्यसभा सांसद रहते हुए प्रधानमंत्री बने थे और राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले ये चौथे व्यक्ति हैं। 1991 से 96 तक ये भारत के वित्त मंत्री रहे थे नरसिम्हा राव की सरकार में। इन्होंने अमेरिका के साथ 2008 में 123 परमाणु शांति समझौता किया था, जो कि भारत पर 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए था। 2005 में इन्होंने मनरेगा रोजगार योजना शुरू की थी और 2005 में एक अधिकार आया था सूचना का अधिकार, वो भी मनमोहन सिंह की सरकार में ही आया। अगले और 14वें प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, जो कि 26 मई 2014 से अब तक हैं। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जो लगातार 2 कार्यकाल पूरा करेंगे और लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले ये ओवरऑल चौथे प्रधानमंत्री हैं। इनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A अनुच्छेद को हटाया। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। ये 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में 2015 में एक प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए और उस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों में से 177 देशों ने मंजूरी दी। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। और ऐतिहासिक राम जन्मभूमि मंदिर फैसला भी इन्हीं के कार्यकाल में नवंबर 2019 में आया था। धन्यवाद।